जब पहली बार प्लूटो को फाइंड किया गया तब साइंसदान समझते थे कि प्लूटो एक डेड सियारा है, यानी इसकी जमीन बिल्कुल डेड है। यहाँ पर कोई भी जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती और ना ही यहाँ पर वोल्केनोस फटते हैं। लेकिन जब न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के पास से गुजरा तब इसने प्लूटो की बिल्कुल क्लियर तस्वीरें भेजी और कुछ तस्वीरों में आइस वोल्केनोस को देखा गया। हैरान करने वाली बात यह है कि साइंसदान के मुताबिक आइस वोल्केनो प्लूटो के अलावा पूरे सोलर सिस्टम में किसी और सियारे पर नहीं है। जैसे प्लूटो मिस्टीरियस है वैसे ही उसके क्रीपी ड्वार्फ सियारे भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं। जब नासा के बहुत एडवांस टेलीस्कोप यानी जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया गया तो वहां साइंसदानों को ऐसी चीजें मिली जो लाइफ की तरफ इशारा कर रही थी। आखिर जेम्स ने वहां क्या अजीब देखा, क्या सच में वहां लाइफ मौजूद है या नहीं, ये कमाल की इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। नासा का सबसे एडवांस टेलीस्कोप जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट को काफी स्टडी किया। जब साइंसदान इन ऑब्जेक्ट के डेटा को स्टडी कर रहे थे उस वक्त उन्होंने नई चीजों को नोटिस किया। इन चीजों को पहले कभी नहीं देखा गया था। 25 जनवरी 2024 के दिन एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें यह बताया गया था कि सूरज से निकलने वाली रेडिएशन के प्रेशर की वजह से इंटरस्टेलर डस्ट के पार्टिकल्स लगातार सूरज से दूर जाते जा रहे हैं। इस चीज का मतलब है कि जिन ऑब्जेक्ट्स और डस्ट पार्टिकल्स को हम कीपर बेल्ट में देखते हैं वो कभी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर वाले हिस्से का एक्टिव पार्ट हुआ करते थे। जो ऑब्जेक्ट्स हमारी जमीन से बहुत ज्यादा दूर होते हैं उनको स्टडी करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें उन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग वेवलेंथ में देखा जाता है। इन वेवलेंथ में जो एरिया सबसे ज्यादा रोशन दिखाई देता है या फिर जिस एरिया का कलर तब्दील हो जाता है उस कलर को डिटेक्ट करके पता चल जाता है कि इस ऑब्जेक्ट में कौन सा एलिमेंट मौजूद है और ये भी पता चल जाता है कि वो एलिमेंट कितनी मिकदार में मौजूद है। इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब नेपच्यून से आके क्यूपर बेल्ट में देखा गया तो वहाँ बहुत सारे कलर्स को नोटिस किया गया। इन कलर्स का क्यूपर बेल्ट में कैप्चर होना दो चीजों की तरफ इशारा करता है, या तो क्यूपर बेल्ट में मौजूद हर ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई खास एलिमेंट मौजूद है जो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है, या फिर कॉस्मिक या गैलेक्टिक रेस जब इस एरिया में मौजूद चीजों पर पड़ती है तो हो सकता है उसी वजह से साइंसदानों को इतने सारे कलर्स दिखाई दिए। लेकिन साइंसदान का कहना है कि इन कलर्स का मतलब है कि हो सकता है कि इन ऑब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं लाइफ के सबूत मौजूद हों। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि साइंसदानों ने ऐसा क्यों कहा। जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को प्लूटो से आके एरिस माके की तरफ पॉइंट किया गया तब काफी देर तक उनकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया गया। पहले इन ऑब्जेक्ट्स को डेड माना जाता था लेकिन न्यू स्टडी से पता चला कि इन पर कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। एरिस और माके के एटमॉस्फेयर और सरफेस में मीथेन और हाइड्रोजन मौजूद है। ये बात सबको पता है कि ये दोनों आइस ऑब्जेक्ट हैं। इसका मतलब है यहाँ बर्फ होगी, वहाँ हाइड्रोजन भी होगी। असल में इन सारे ऑब्जेक्ट्स को इनएक्टिव ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। साइंसदानों के मुताबिक यहाँ जब कोई ऑब्जेक्ट बना होगा तो ये कंपाउंड उसकी फॉर्मेशन के साथ ही बने होंगे और तब से लेकर आज तक यहाँ मेजर कोई नए कंपाउंड नहीं बने होंगे क्योंकि नए कंपाउंड्स के लिए एनर्जी चाहिए होती है और ये ऑब्जेक्ट सूरज से इतनी ज्यादा दूर है कि यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँच पाती है। ऐसा साइंसदान पहले मानते थे लेकिन जेम्स की नई स्टडी ने सबको गलत साबित कर दिया। जब साइंसदानों ने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए एरिस और माके के DH रेशियो को कैलकुलेट किया तो वो हैरान रह गए। अब यहाँ सवाल आता है कि ये DH रेशियो क्या है। असल में ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ही एक आइसोटॉप होता है। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है यहाँ हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद होता है, वही ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी होता है जिसकी वजह से इनका मास भी एक हाइड्रोजन एटम के मुकाबले में ज्यादा होता है। इस रेशियो से किसी सियारे की फॉर्मेशन, उसकी जियोलॉजिकल तारीख और वहाँ किस फ्रीक्वेंसी में कौन सी एक्टिविटी हो रही है इसका आइडिया लगाया जा सकता है। असल में साइंसदानों के मुताबिक आज के टाइम में जितना भी ड्यूटेरियम मौजूद है वो सारा ड्यूटेरियम आज से 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग के वक्त बना था। फिर ये ड्यूटेरियम किसी न किसी सियारे पर पहुंचा होगा। अब अगर किसी सियारे पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है तो वहाँ नॉर्मल हाइड्रोजन की मकदार इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजिंग की वजह से बढ़ती रहती है जिसकी वजह से उस जगह की ड्यूटेरियम टू हाइड्रोजन रेशियो कम हो जाती है। और अगर किसी जगह पर किसी भी तरह ऐसी एक्टिविटी नहीं होती वो प्लेनेटरी
ऑब्जेक्ट बिल्कुल डेड होता है तो इसका मतलब है वहाँ हाइड्रोजन की मकदार नहीं बढ़ सकती और वहाँ की DH रेशो चेंज नहीं हुई। इसलिए डेड ऑब्जेक्ट का DH रेशो एक्टिव ऑब्जेक्ट की निस्बत ज्यादा होता है। पहले एरिस और माके को इनएक्टिव स्यारा माना जाता था, इसीलिए ये माना गया कि वहाँ मौजूद मीथेन में डिटोरियम ज्यादा होगा, यानी वहाँ DH रेशो ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इन्हें स्टडी किया तो इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि इनकी कोर से फ्रेश मीथेन निकल रही है, यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की कोर आज भी एक्टिव है, जिसकी वजह से इनके अंदर गर्मी हो सकती है। स्टडी में ये भी बताया गया है कि इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर पानी के एलिमेंट्स को भी देखा गया है, जिसका मतलब है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की बर्फीली चादर के नीचे पानी का समुद्र हो सकता है। यहाँ पर कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स यानी 13C और 12C की रेशियो को भी देखा गया है। आज से अरबों साल पहले पानी कॉमेट और एस्ट्रॉइड के जरिए जमीन पर आया था। अगर सच में ऐसा है तो ये कॉमेट अल्लाह के हुक्म से कीपर बेल्ट और ऑट क्लाउड से जमीन पर आए थे और इन कॉमेट में भी 13C/12C की रेशियो मौजूद है और ये रेशियो एरिस और माके में भी मौजूद है, जिसका मतलब है यहाँ वही पानी मौजूद है जो हमारी जमीन पर मौजूद है, यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट पर वही पानी मौजूद है जो अरबों साल पहले जमीन पर हुआ करता था। साइंसदानों ने सारे डेटा को देखते हुए इन दोनों ऑब्जेक्ट के 3 मॉडल रखे, जिनके मुताबिक इन आइस ड्वार्फ सियारों की 4 लेयर्स हैं: सरफेस, आइस शेल, वाटर और कोर। इस पूरे स्ट्रक्चर में कोर में सारी एनर्जी जनरेट होती है, जिसका असर लिक्विड वाटर पर होता है। जब ये वाटर गर्म होता है तो वहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है और जब ये प्रेशर एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो ये आइस शेल से बाहर निकल जाता है। साइंसदानों की इस स्टडी में कहा गया कि जो मीथेन इन ऑब्जेक्ट पर अभी डिटेक्ट की गई है उसका हाइड्रोजन इसी आइस शेल के नीचे मौजूद लिक्विड वाटर से आ रहा था। और इस स्टडी से 2 बातें सामने आती हैं कि अगर किसी स्टार की रोशनी सियारे पर अच्छे से नहीं पहुंच पा रही तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। और इस स्टडी के मुताबिक इस वक्त इन दोनों सियारों की वही कंडीशन है जो अरबों साल पहले जमीन की थी, तो हो सकता है कि कुछ अरब सालों बाद यहाँ लाइफ पॉसिबल हो सके। ये कायनात अल्लाह की है। अल्लाह यहाँ चाहे और जब चाहे हर कंडीशन में लाइफ पैदा कर सकता है, जिसके बारे में हम इंसान सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।